नमस्ते दोस्तों। आज हम लोग सीखेंगे कैसे इनपुट लेते हैं यूज़र इनपुट सी में और कुछ डाटा टाइप्स कुछ इसलिए हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि सी में कई प्रकार के डाटा टाइप्स होते हैं, लेकिन जिसकी हमें स्टार्टिंग में ज़रूरत होती है उन्हीं की हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इंटीजर डाटा टाइप क्या होता है। इंट शॉर्ट में कहते हैं, इसे INT से प्रदर्शित करते हैं और %d से डिनोट करते हैं, ठीक है। और यह 4 बाइट का होता है, 32 बिट। 1 बाइट इक्वल 8 बिट होती हैं, 8 0 और 1, ठीक है। 8 स्थान मेमोरी में हमारे उनको कहते हैं, एक स्थान मेमोरी में हमारे उसको कहते हैं 1 बिट, ठीक है। और उसी तरह के 8 अगर हम लोग ले लें, ठीक है, तो वो बन जाते हैं 1 बाइट। और इंट जो होता है 4 बाइट का होता है, मतलब टोटल उसमें जितने भी नंबर स्टोर किए जा सकते हैं वो 4 बाइट्स में स्टोर किए जा सकते हैं। अब आप लोग गुणा भाग लगाइए। 0 के स्थान पे मान लीजिए एक सिंगल नंबर है, तो उस स्थान पे कितने नंबर से स्टोर होंगे? 2 की पावर 0 मतलब कि 1, ठीक है। और सेकंड स्थान में 2 की पावर 1 मतलब कि 2, ठीक है। अब इनको ऐड करते हुए चले जाएंगे हम लोग, 2 + 1 3 हो जाएगा। और 2 की पावर जो तीसरा स्थान होगा वहाँ पे 2 की पावर 2 मतलब कि 4, तो 4 इसमें और ऐड कर देंगे तो 7, ठीक है। 2 की पावर, जैसे कि हम लोगों ने पिछले किस क्लास में पढ़ा था, 3 बाइनरी यूनिट में हम लोग 7 तक नंबर स्टोर कर सकते हैं। इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि 2 की पावर 32 में कितने नंबर्स आएंगे सारे ऐड करके। टोटल कुछ 4 अरब और 30 करोड़ तक पहुंचते हैं कुछ नंबर ऐसे। तो 4 अरब 30 करोड़ नंबर हम लोग 4,000 अरब 30 करोड़ तक की गिनती हम लोग इंटीजर में स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन असल में जो नंबर लाइन होती है उसमें रिवर्स में भी नंबर जाते हैं, मतलब कि निगेटिव में भी नंबर जाते हैं। तो आधे इसमें 4 अरब और 30 करोड़ में से आधे जो नंबर हैं वो पॉजिटिव होंगे और आधे निगेटिव होंगे। मतलब कि 2 अरब और कुछ 14 करोड़ और 74 लाख कुछ ऐसे नंबर होते हैं जो इतने नंबर हम लोग पॉजिटिव में स्टोर कर सकते हैं और इतने निगेटिव में, ठीक है, इंटीजर में, वैल्यू में, ठीक है। उससे ज़्यादा अगर हमें स्टोर करने होते हैं, मान लीजिए किसी कोई नंबर आपको स्टोर करना है जिसकी वैल्यू 2 अरब 15 करोड़ से बड़ी है या फिर 2 अरब 14 करोड़ से बड़ी है, तो हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? हम लोग लॉन्ग इंट का इस्तेमाल करते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि कैसे इंटीजर का यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इंटीजर डाटा टाइप को स्टोर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो सी का प्रोग्राम लिखते हैं। पहले तो बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, हैज़ इंक्लूड हमें करना पड़ता है और एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी कोई करनी पड़ती है, standard IO.h, ठीक है। हम लोग इंक्लूड करेंगे। ये scanf, printf, fopen, fclose, इस तरह की कई इम्पोर्टेंट फंक्शनैलिटी देती है यूज़र को। तो उसके बाद क्या लिख देते हैं, इंट मेन, और ब्रैकेट लगा के छोड़ सकते हैं हम लोग, लेकिन हम चाहते हैं कि वॉइड लिख दे तो ज़्यादा ठीक है लगता है हमें। और उसके बाद फिर कर्ली ब्रेसेस लगा देते हैं। ये कर्ली ब्रेस जो ओपन वाला है हम लोग वॉइड के तुरंत बाद भी लगा सकते थे, लेकिन लास्ट में लगाने में अच्छा लगता है कोड और समझ में आता है काफ़ी चीज़ें, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, चाहे तो हम लोग एक कमेंट बना देते हैं कि ये क्या है, हम लोग क्या लिख रहे हैं। हम लोग लिख रहे हैं इंटीजर स्टोरिंग या फिर स्टोरेज ऑन सी, ठीक है। ये हम लोग कर रहे हैं इस कोड में। कमेंट कैसे लिखते हैं, डबल फॉरवर्ड स्लैश का यूज़ करके। नेक्स्ट, इंटीजर को स्टोर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं। वेरिएबल डिक्लेयर कैसे किया जाता है, वेरिएबल का डाटा टाइप लिखिए, ठीक है। उसके बाद उसमें वेरिएबल का नाम लिखिए, कोई नेम, एज, हम लोग नंबर लेना है तो फिर हम लोग इंटीजर वैल्यू कोई एज ले लेते हैं, ठीक है। एक वेरिएबल हम लोगों ने एज ले लिया और डिक्लेयर कर दिया।
उसका डाटा टाइप उसके आगे लिख के, ठीक है। ये वेरिएबल हमारा डिक्लेयर हो गया। अब यूज़र से इनपुट कैसे लेते हैं सी पे। यूज़र से इनपुट लेने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं scanf, जो कि हमें स्टैंडर्ड IO stdio के अंदर मिलता है। इसे कहते हैं स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, ठीक है। scanf कैसे काम करता है। scanf के आगे आपको पैरेंथेसिस लगाना होता है, उसके अंदर डबल कोट्स, और जो डाटा टाइप आप स्कैन करना चाहते हैं वो डाटा टाइप आपको ज़रूर लिखना है यहाँ पे, क्योंकि सी में हर बार आपको डाटा टाइप बताना पड़ेगा। कोई भी वेरिएबल का डाटा प्रिंट करवाना है तब डाटा टाइप बताना पड़ेगा, और स्कैन करने में डाटा टाइप बताना पड़ेगा, चेंज करने में डाटा टाइप बताना पड़ेगा। हर बार आपको डाटा टाइप बताना है, ठीक है। तो scanf को भी डाटा टाइप बता देते हैं। %d जो है वो इंटीजर को डिनोट करता है। उसके बाद हम लोग कोट्स से बाहर आ जाएंगे, क्योंकि और कोई वैल्यू हमें स्कैन नहीं करनी। उसके बाद हम लोग कॉमा लगाएंगे। कॉमा के बाद n% ऑपरेटर लगाते हैं, जो कि वैल्यू असाइन करता है। ये असाइनमेंट ऑपरेटर है जो कि वैल्यू असाइन करता है। जो scanf वैल्यू को स्कैन करेगा, ठीक है, वो वैल्यू असाइन करेगा n% ऑपरेटर एज में, ठीक है। और उसके बाद हम लोग कोलन लगा देंगे। कोलन हर लाइन के बाद लगाना बहुत ज़रूरी है। एज हमने लगा दिया ऐसे, और उसके बाद अब scanf का पूरा काम हो चुका है। scanf हम कैसे यूज़ करते हैं, scanf पैरेंथेसिस और फिर सेमीकोलन नहीं सॉरी डबल कोट्स लगाते हैं, %d लगाते हैं, और कॉमा लगा के n% इसको कहते हैं एज लिख देते हैं, जिसमें स्टोर करना होता है n% के बाद लिख देते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग प्रिंट कर देते हैं वही वैल्यू, ठीक है। कुछ यूज़ भी कर लेते हैं उस वैल्यू का। एज हमें प्रिंट करना है, तो एज प्रिंट करने के लिए हम लोग पहले उसको बताएंगे कि एज का डाटा टाइप क्या है। उसके बाद कॉमा लगा के एज लिख देंगे, ठीक है। और इस प्रकार से किसी भी वेरिएबल को हम लोग प्रिंट करवा सकते हैं। वेरिएबल का टाइप लिखें कोट्स के अंदर, ठीक है, कॉमा लगाएं, और उसके बाद फिर वेरिएबल नेम लिख दें जो वेरिएबल हमें प्रिंट करना है। तो इसे एक बार रन करके देख लेते हैं। एक टर्मिनल खोल लेते हैं, ठीक है। और इसको सेव करना बहुत ज़रूरी है, हर बार सेव जरूर करें। फिर टर्मिनल खोल के आप gcc namaste.c जो भी आपका फाइल नेम है वो डालें। gcc के बाद फाइल नेम और .c, ठीक है, स्पेस जरूर दें बीच में। उसके बाद एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बन जाएगी जिसका नाम होता है .a.exe। उसको एग्जीक्यूट करें तो देखिए कुछ नहीं हुआ, मतलब कि scanf इस समय हम लोगों का कीबोर्ड का इनपुट है वो स्कैन कर रहा है। जैसे ही हम लोग कोई इनपुट देंगे वो स्कैन कर लेगा और उसे एज में प्रिंट कर देगा। तो एज हमें देनी है, तो मान लीजिए किसी की एज 23 है, मान लीजिए किसी की, ठीक है, हमारी नहीं है, मान लीजिए 19 है, ठीक है। अब इसे एंटर दबा देते हैं, तो 19 हमने दिया और हमने एंटर तुरंत दबा दिया यहाँ के बाद। तो printf ने क्या किया, printf ने 19 प्रिंट करवा दिया, जो एज वैल्यू थी वो प्रिंट करवा दिए। तो इस प्रकार से यूज़र इनपुट लिया जाता है एज का। लेकिन देखिए अभी तो सब अधूरा अधूरा लग रहा है, कोई कुछ भी भाषा नहीं लिख के आ रही, बस नंबर्स लिख के आ रहे हैं, बहुत अजीब सा लग रहा है। तो इसको चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो एक आपको अगर कोई डाटा लेना है तो आप ज़्यादा से अच्छे तरीके से क्या कर सकते हैं, printf से एक मैसेज प्रिंट करवा सकते हैं। जो भी डाटा आपको लेना है उसके तुरंत पहले, जो भी जैसे कि ये डाटा लेना था तो इसके तुरंत पहले हमने ये प्रिंट करवा दिया, printf व्हाट इज़ योर नेम, ठीक है, ये हम लोग प्रिंट करवा देंगे। और उसके बाद कोलन सेमीकोलन लगा देंगे। और अब देखिए अब क्या होता है, एक बार रन करने की कोशिश करते हैं, रन करने की कोशिश करेंगे सेव करके। कंपाइल एग्जीक्यूट, व्हाट इज़ योर नेम, देखिए अब पूछ रहा है नेम हमने क्यों लिख दिया, एज लिखना था ना, इसको एज लिखना चाहिए था। चलिए फिर भी अब हमको इंटीजर ही देना है, तो एक बार हम लोग नेम लेके देख लेते हैं।
मान लीजिए हमने आलोक किसी का नाम लिख दिया और देखिए कुछ नंबर्स लिख के आ गए, ठीक है, क्योंकि इसने जो है वो केवल इंटीजर स्टोर करना था इसको, तो इंटीजर इसको मिले नहीं तो इसने कोई भी नंबर स्टोर नहीं किया है, ठीक है, ये प्रिंट कर दिया है बस, ठीक है। तो चलिए इसको छोड़ते हैं, हम लोग वापस से देखते हैं, इसी पे आ जाते हैं, ठीक है। एज जो है, एज अब हमने लिख दिया है, अब इसको फिर से सेव कर लेते हैं, ठीक है, कंट्रोल एस दबा के और GCC namaste.a.exe। अब हमसे फिर से पूछ रहा है एज क्या है, आप सही पूछ रहा है तो हम लोग लिख देते हैं, वो प्रिंट होके आ गया, ठीक है। लेकिन अब इसके कोई समस्या आई कि इसके बाद कोई मैसेज नहीं लिख के आया है, तो हम लोग मैसेज यहाँ पे चाहे तो प्रिंट करवा सकते हैं, जैसे कि योर एज इज़ और उसके बाद कोलन लगाना चाहेंगे हम लोग और स्पेस लगा के एज लिखेंगे, ठीक है। अब इसे कंट्रोल एस से सेव कर लेते हैं, या फिर आप फाइल में जाके भी सेव कर सकते हैं ऐसे, ठीक है, हर बार करना ज़रूरी है। अब पूछ रहा है एज क्या है, कोई एज डाल दी रैंडम, तो फिर देखिए लिख के आ गया योर एज इज़ 17, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग यूज़र इनपुट ले सकते हैं और यूज़र इनपुट इंटीजर टाइप का ले सकते हैं, ठीक है। फ्लोट कैसे ले सकते हैं, अब देखिए फ्लोट कैसे लेते हैं। फ्लोट क्या होता है, एक फ्लोटिंग पॉइंट नोटेशन होती है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, जिसमें एक डेसिमल पॉइंट होता है आपके नंबर के बीच में, ठीक है। जैसे कि कोई पाई की वैल्यू होती है 3.14, ठीक है, और चलती चली जाती है, तो डेसिमल पॉइंट इसमें आया ना, 3 पॉइंट हमने कहा। ऐसे ही मान लीजिए कोई आपको डेसिमल पॉइंट इनपुट में लेना था, जैसे कि अब इसे सेव करके रन करते हैं हम लोग एक बार। अब मान लीजिए जो हमारी एज है वो 23.45 इतनी वर्ष है, ठीक है, मान लीजिए, एंटर दबा देते हैं तो देखिए हमारे पास क्या लिखा है 23.4.0001, क्योंकि जो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है, फ्लोटिंग पॉइंट जो डाटा टाइप है, फ्लोट डाटा टाइप, वो 6 पॉइंट के बाद 6 नंबर तक डाटा स्टोर करता है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें चूँकि 2 ही नंबर इसके टाइप करने हैं, तो हम कुछ इसमें एक इंस्ट्रक्शन लिख सकते हैं कि भाई पॉइंट के 2 नंबर बाद तक नंबर प्रिंट करो, तो हम लोग 0.2 यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। 0.2 जैसे ही लिखेंगे तो फिर एक बार फिर से रन करके देख लेते हैं, इसे सेव कर लेते हैं और फिर रन करके देख लेते हैं। व्हाट इज़ योर एज, 25.4546। अब देखिए हमारी जो भी एज थी वो उतनी ही लिख के आ गई जितनी हम लोगों ने लिखी थी, पॉइंट के 2 नंबर बाद तक लिखी थी तो 2 नंबर बाद तक लिख के आ गई, क्योंकि यहाँ पे हमने लिखा था कि पॉइंट के 2 नंबर बाद तक लिखो, ठीक है। अगर हम लोग 0.1 लगाएं, ठीक है, तो पॉइंट के 1 बार तक हम लोग की जो वैल्यू है पॉइंट के 1 बार तक स्टोर होगी, ठीक है। एक बार फिर से कंपाइल और रन करके देखते हैं। व्हाट इज़ योर एज, 25.46 फिर से लेते हैं, तो देखिए जो 0.1 वैल्यू तक राउंड होके हमारा नंबर आ जाएगा, ये याद रखिएगा। राउंड होने का मतलब है कि पॉइंट के बाद वाले नंबर जहाँ तक प्रिंट करना है, जहाँ तक राउंड करना है, उसके बाद वाला नंबर अगर 5 या फिर 5 से बड़ा है तो फिर जो नेक्स्ट नंबर है उसके लेफ्ट में नंबर, वो नंबर हटा दिया जाएगा, राइट वाला नंबर हटा दिया जाएगा और लेफ्ट वाला नंबर 1 पॉइंट बढ़ा दिया जाएगा। अगर लेफ्ट वाला नंबर आपका 5 से छोटा है तो फिर जो जो लेफ्ट वाला नंबर है आपका वो 1 पॉइंट बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। तो हमने देखा कैसे फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू को प्रिंट करवाते हैं हम लोग, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं, अब लेकिन एक समस्या है। मान लीजिए इंटीजर जो वैल्यू है %d, ये जो वैल्यू है अब मान लीजिए काफ़ी बड़ी है, ठीक है। एक बार देखते हैं इसे एक काफ़ी बड़ी वैल्यू देके, ठीक है, एक बार देखते हैं इसे एक बड़ी वैल्यू देके। तो हमने इसको सेव कर लिया और रन करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि ये हमने कोई वैल्यू दे दी, तो देखिए कुछ अजीब सा नंबर हमारे पास प्रिंट होके आ गया है।
अब हम लोग जानेंगे कि ऐसा क्यों ऐसा अजीब सा नंबर आप भी करेंगे तो आपका भी अजीब सा नंबर प्रिंट होके आएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो इंटीजर डाटा टाइप है उसमें केवल 32 बिट की स्टोरेज होती है। हमने बताया था कि जो इंटीजर डाटा टाइप है वो 4 बाइट का बना होता है, हर एक बाइट 8 बिट की बनी होती है, ठीक है। अब 8 बिट में कितने नंबर स्टोर हो सकते हैं? 256। 8 बिट में 256 नंबर स्टोर हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 9 बिट में उससे ज़्यादा स्टोर हो जाएंगे और 10 बिट में ऐसे नंबर इंक्रीज होते चले जाएंगे, ठीक है। आप मोटा मोटा ये समझिए कि 2 की पावर 8 जो 8 बिट है उसमें हम लोग कितने नंबर स्टोर कर सकते हैं? 8 बिट में हम लोग स्टोर कर सकते हैं 256। अब 32 बिट तक हम लोग 32 बिट में हम लोग कितनी काउंटिंग कर सकते हैं? तो 32 बिट में हम लोग इतनी काउंटिंग कर सकते हैं 2 अरब 14 करोड़ 74 लाख 83,647। असल में हम लोग इसका दुगना काउंटिंग कर सकते हैं, लेकिन देखिए आधे नंबर जो होते हैं, नंबर लाइन तो देखी होगी आपने, आधे नंबर पॉजिटिव होते हैं और आधे नंबर निगेटिव होते हैं। तो इसमें कुछ नंबर निगेटिव भी होंगे, तो निगेटिव नंबर को हम लोग आधे स्टोरेज में निगेटिव नंबर भरते हैं और आधे स्टोरेज में पॉजिटिव नंबर, ठीक है। तो टोटल ये समझिए कि जो इंटीजर डाटा टाइप होता है उसमें आप इतनी बड़ी ही वैल्यू ले सकते हैं, जो ये है, ये वैल्यू आप स्टोर कर सकते हैं इंटीजर में। इससे बड़ी वैल्यू स्टोर करने के लिए आपको लॉन्ग इंटीजर का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। एक बार हम लोग देख लेते हैं, यही वैल्यू हम लोग दे देंगे अभी इसी कोड को, कंट्रोल-S करके सेव कर लेते हैं। अब इसे प्रिंट करने की कोशिश करते हैं हमारी इसी वैल्यू को। मान लीजिए एज जो हमारी है वो इतनी है, ठीक है, 2 अरब 14 करोड़ 74 लाख 83,647। अगर हमारी एज इतनी है, ठीक है, तो क्या होगा 647, तो फिर तब तो ये प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अगर हम चाहें कि इससे 1 साल बड़ी एज को प्रिंट कर दें, मतलब कि 1 मिनट, इसे कॉपी कर लेते हैं। अरे यार, हाँ, मान लीजिए आपकी एज इतनी है, 7 की जगह पे हमने 8 कर दिया, एक नंबर बढ़ा दिया, ठीक है। तो क्या होगा? तो देखिए ये सारा नंबर जो है वो निगेटिव में चेंज हो गया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि इंटीजर अब इसे स्टोर कर नहीं सकता है, ठीक है। तो अब वो जो रिस्पांस देगा अपना, वो बड़ा ही अनिश्चित रिस्पांस होगा। ये नंबर है, कुछ और नंबर भी आ सकता है। मान लीजिए इससे बड़ा नंबर कोई दे देते हैं हम लोग, ये हम लोग दे के देखते हैं, ठीक है। तो देखिए ये नंबर आ गया, ठीक है। ये कौन सा नंबर? ये तो बिल्कुल अलग है इस नंबर से जो हमने नंबर दिया था, ठीक है। तो इससे बड़ा नंबर हम लोग देंगे तो फिर जो मेमोरी है वो ओवरफ्लो कर जाएगी और हमारे पास एक रैंडम अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। तो उस समस्या से बचने के लिए हमें लॉन्ग इंटीजर का यूज़ करना पड़ेगा। लॉन्ग इंटीजर का यूज़ करेंगे हम लोग, जिसे प्रदर्शित करते हैं LLD से, ठीक है। LLD से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। आप लोग लॉन्ग इंटीजर का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन असल में जो VS कोड का मेरा वर्जन है इसमें चल नहीं रहा है लॉन्ग इंटीजर, तो हम लोग लॉन्ग इंटीजर का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो cd.vs कोड में जाते हैं हम लोग। अब यहाँ पे हम लोग जो भी फाइल है हमारी वो रन कर सकते हैं। इसे सेव कर लेते पहले। ./exe। अब देखिए हम लोग 2 अरब से ऊपर वाला नंबर लेंगे। हम लोग ले लेते हैं 3 अरब, ठीक है। 3 अरब ले लेते हैं और कोई रैंडम नंबर ले लेते हैं 5 और 5, ठीक है। अब देखिए ये नंबर प्रिंट हो गया। ये नंबर तब ना प्रिंट होता अगर केवल इंटीजर लिखा होता, ठीक है। तो ये अब आ जाएगा लॉन्ग बिट। जो लॉन्ग बिट होती है वो 64 बिट की होती है, ठीक है। 32 बिट में 2 अरब तक नंबर होते हैं और जो 64 बिट होती है उसमें हमें लगता है कि बहुत आगे नंबर जाते हैं, ट्रिलियन
बहुत आगे नंबर जाते हैं, आपको उतने बड़े नंबर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो आप लोग को लॉन्ग लॉन्ग इंटीजर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इंटीजर की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन अगर आपको मोबाइल नंबर देना है तो फिर आप लोग लॉन्ग लॉन्ग इंटीजर का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि स्ट्रिंग कैसे लेते हैं। स्ट्रिंग या फिर तो हम लोग कल पढ़ लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा हो गया है। तो ये असल में हो गया इंटीजर डाटा टाइप्स, है ना, इंटीजर डाटा टाइप ये हो गया, ठीक है। तो हम इसका इंट्रोडक्शन दे ही देंगे कि ये इंटीजर डाटा टाइप है, ठीक है। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, नमस्ते।